नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशवासियों से की गई उस अपील की जिससे सियासी महासंग्राम देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर की वजह से देशवासियों से वर्क फ्रॉम होम और सोना न खरीदने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के क्या मायने हैं? क्या देश एक बड़े संकट से जूझ रहा है? क्या देश धीरे धीरे इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ जा रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज देश की जनता के मन में गूंज रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश आज सीधी बात में होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए, देशवासियों से अपील की, तो विपक्ष भी इस पर चुटकी लेने में और तंज कसने में पीछे नहीं रहा। सुनिए। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। देखिए, वैश्विक संकट के समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश नहीं दिया है, अपील किया है। इसीलिए मैं पहले भी कहता था कि मुझे श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी को देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन देशभक्ति पर संदेह होने लगता है कि ये भारत के लिए और भारत की तरफ से बोलते हैं कि भारत के दुश्मनों की तरफ से बोलते हैं। समझ में नहीं आया करता। ऐसी भाषा देश नहीं स्वीकार करेगा। देश के अंदर जो आज दिन प्रतिदिन स्थितियां खराब हो रही हैं, चाहे वो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार का मामला हो, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल क्रूड ऑयल का मामला हो, चाहे गोल्ड का मामला हो, हर चीज को इस सरकार ने छुपाया और देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को झूठा साबित करने का प्रयास किया। ये पैनिक नहीं है, यही कहते थे ना, इनके लोग कहते थे पैनिक मत करिए। जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त। माफ कीजिएगा, हकीकत कभी कभी आईना दिखाना बेहद आवश्यक। ये आज की परिस्थिति नहीं है। 2.5 महीने पश्चात जब आप चुनाव से निवृत्त हो गए, हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में, किसने फूके क्या फूके इस पर बात अलग से करूंगा, और कैसे फूके गए। अभी बीते 1 हफ्ते में हर अखबार में देश में जैकेट एडवर्टीजमेंट आ रहा है, फुल 2-2 पेज का। किसके पैसे से आ रहा? प्रधानमंत्री जी के पैसे से नहीं, लोगों के पैसे से आ रहा। तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे देश करेगा। कोविड में भी किया देश ने, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी
आप उससे पुनः चूके कोविड की तरह। ये हकीकत माननी होगी माननीय प्रधानमंत्री जी। ये सारी जो बातें सरकार बोल रही है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इतना कैजुअली एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरी जनता को, संसद को लेना चाहिए कॉन्फिडेंस के अंदर कि ऐसा क्या हुआ कि जो युद्ध चल रहा है खाड़ी में, सब जानते हैं उसको, लेकिन जो वैश्विक स्थिति है उसके बारे में एक्चुअली में हमारा क्या स्टैंड है, हम कहाँ खड़े हैं, उस पूरा एक खुलासा करना चाहिए। अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो अब सब गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बचत करना, सोना नहीं खरीदना, वर्क फ्रॉम होम करना, ये कोई इतना कैजुअली नहीं आप सलाह दे सकते हैं। बताना पड़ेगा आंकड़ों के साथ कि तथ्य क्या है, हकीकत क्या है, भारत की स्थिति क्या है वैश्विक संदर्भ में और आर्थिक आंकड़ों के हिसाब से। तो एक सियासी महासंग्राम छिड़ गया है उधर जनता के बीच। एक टेंशन आ गई है, क्या फिर से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा आगे आने वाले वक्त में। इन तमाम बातों के बीच में कई सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। एक एक कर वो सवाल आपके सामने। मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश में पीएम मोदी को क्यों करनी पड़ी आखिर सोना मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम अपनाइए जैसी अपील। साथ ही ईरान अमेरिका तनाव और मिडिल ईस्ट युद्ध का भारत पर असली खतरा कितना बड़ा है, क्या वाकई में एक बहुत बड़ा खतरा है जिसके परिणाम आगे देखने को मिलेंगे। तीसरा, वर्क फ्रॉम होम की अपील सिर्फ तेल बचाने के लिए है या सरकार को आर्थिक स्लोडाउन का डर सता रहा है, एक इकोनॉमिकली प्रिकॉशनरी स्टेप लिया जा रहा है। चौथा, राहुल गांधी का हमला, देश को डराया जा रहा है, क्या विपक्ष वाकई में सही कह रहा है, जो विपक्ष की तरफ से तंज कसा गया है, जो बात कही गई है। पांचवा, भारत की जनता आखिर कितनी कीमत चुकाएगी। बार बार यही कहा जाता है कि जनता पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, महंगाई ना बढ़े, तो हर बात जनता पर ही क्यों? हम पहले से टैक्स दे रहे हैं, हम अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं, तो उसके बाद भी कुछ भी हो तो जनता पर ही बोझ क्यों? बार बार हर चीज महंगी कर देना। अब फिर से डर सता रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़ जाएं, महंगाई का क्या एक बड़ा तूफान आने वाला है, सोना ना खरीदने की अपील की गई है। तमाम जो बातें हैं वो जनता के मन में घूम रही हैं कि आखिर इतना बड़ा जो अपील यहाँ पर आज की गई है वो उस अपील के क्या मायने निकाले जाए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे आज करने वाले हम सीधी बात। आलोक वत्स जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ है, जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं, सीए ध्रुव गोयल अर्थशास्त्री हमारे साथ है। पहले इकोनॉमिस्ट के पास चलेंगे सो दैट कि हम समझ पाएं कि असल में ये खतरा कितना बड़ा खतरा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। और सीए ध्रुव गोयल को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गोयल साहब, आप ही के पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो वर्क फ्रॉम होम वाली और सोना मत खरीदिए वाली अपील की है देशवासियों से, इस अपील के क्या मायने निकाले जाएं? इकोनॉमिकली देखा जाए तो क्या वाकई में ये जो अपील है वो जस्टिफाइड है? मैम देखिए, ये जो सारी तैयारियां हैं ये वैश्विक युद्ध को लेकर हैं। ये हम सभी लोग अब पहले से ही जानते हैं कि खतरा है, तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील है, ये अपील प्रिपेयर्डनेस को लेकर है। हम पहले से तैयारी कर रहे हैं कि जिससे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ एक साथ ना आए। हम वर्क फ्रॉम होम कोविड में भी कर चुके हैं, और सोना खरीदने की बात है वो एक बिल्कुल अनप्रोडक्टिव एसेट्स है जो घर में लॉकर में बंद हो जाती है और उसका रोटेशन फंड का बंद हो जाता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पे संकट आता है। तो मोदी जी ने एक नॉर्मल सी अपील की है और वो तैयारी कर रहे हैं, इसका कोई ऐसा कुछ असर नहीं है। और विश्व युद्ध लेकिन इसे क्राइसिस सिग्नल के तौर पर भी गोयल जी देखा जा रहा है। आप कह रहे हैं मोदी जी तैयारी कर रहे हैं तो हम इसे एक प्रिकॉशनरी स्टेप माने, लेकिन जनता इसे एक सिग्नल के तौर पर भी देख रही है कि कहीं आगे आने वाले क्राइसिस के लिए पीएम ने आज ये एक बड़ा सिग्नल तो नहीं दे दिया है कि सीट बेल्ट तैयार होकर बैठ जाइए, संकट गहरा रहा है? जी, ये बिल्कुल सिग्नल तो है ही मैम। देखिए, विश्व युद्ध चल रहा है और उसका कोई भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है, और वो लगातार 1-2 साल से किसी ना किसी देश में चल रहा है। तो वो सिग्नल तो है ही, ये मतलब इसको तो हम नकार नहीं सकते, एक सिरे से नहीं नकार सकते। लेकिन तैयारी करना जो मतलब इजी और पॉसिबल तैयारियां हैं, तो वो करने में मतलब क्या दिक्कत है, वो तो करनी चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स इसे किस तरीके से देखेंगे? जब पीएम मोदी ये कहते हैं कि सोना मत खरीदिए, तो ग्लोबल मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट जाएगा? वो इस स्टेप को किस तरीके से देखेंगी, क्या लगता है आपको?
नहीं, ग्लोबली तो देखो मार्केट में ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है कि सोना मत खरीदिए, ज्वेलर्स एसोसिएशन से आप बात कीजिए तो वो भी इसको नेगेटिव ले रहे हैं। लेकिन अगर हम एज ए नेशन, एज ए कंट्री देखें तो ये एक तैयारी है और हम कुछ समय के लिए इसको करके हम अपने देश के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आलोक वत्स जी के पास चलते हैं। आलोक वत्स जी, हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश है, लेकिन एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आकर देशवासियों से अपील करनी पड़ती है, सोना मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम अपनाइए, पेट्रोल डीजल बचाइए। क्या मायने इसके निकाले जाए? पीएम को ये अपील आखिर आकर क्यों करनी पड़ी? क्या वाकई में देश एक बहुत बड़े गहरे संकट से जूझ रहा है? देखिए मोनिका जी, अच्छा नेता वही होता है जो जिसको भविष्य की चीजें दिखाई देने लगती हैं। अभी अर्थशास्त्री जी ने जो बातें बताई वो बिल्कुल तर्कसंगत थी। चंद्रमोहन भाई या जितेंद्र वर्मा जी अभी जो विश्व में हो रहा है इससे अच्छी तरीके से अवगत है। हम लोग जिसको बहुत छोटा समझते थे, आज समझते थे कि एक दिन में वो या 2 दिन में 3 दिन में जो देश रोक देगा वो कोई रोक नहीं पाया। आज यूक्रेन 3.5 पौने 4 साल से लड़ाई लड़ रहा है। ईरान को भी हम समझे थे कि पैलेस्टीन और अमेरिका के सामने ये क्या टिकेगा, लेकिन आप देख रहे हैं अभी भी वो लड़ाई जारी है और वो वो उनकी शर्तों को पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं। इन सब का असर तो सारे देशों पे पड़ा है और अभी भी जिस तरीके से होर्मुज पे चल रही है कवायद, जिस तरीके से वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भी नहीं खुल पाया है, तो भविष्य में संकट के आसार तो हैं। अगर तेल नहीं आएगा तो हाहाकार मच जाएगा। ऑल्टरनेटिव जितने भी क्रिएट कर लिए जाएं वो सफिशिएंट नहीं होंगे अभी के समय में। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर उसमें हम थोड़ी कटौती कर दें, जिस तरीके से हम लैविशली किसी चीज को स्पेंड करते थे, पानी का बाल्टी अगर नहाने गए खुला छोड़ दिए बहता रहे, अब वॉश बेसिन पे भी बहुत लोग हाथ धोने के बाद वॉश बेसिन का नलका बंद नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा डिसिप्लिन में लाना होगा। और सोना बाहर से बहुत इंपोर्ट होता है, तो अगर सोने की खरीदारी तो बता की बजाय अगर मान लीजिए हम उस लड़की का शादी में या किसी चीज में एज अ सिक्योरिटी हम उसको एफडी क्रिएट करके दे दें या कोई फ्लैट खरीद के दे दें, तो उससे हमारी फॉरेन रिजर्व में बहुत डेंट नहीं पड़ेगा। और यही हाल है तेल का। थोड़ा घूमना फिरना, तफरी लेना इधर उधर, ये थोड़ा बंद करना पड़ेगा। रेल यात्रा को ज्यादा महत्व देनी पड़ेगी। पर ये जो बातें कही गई हैं कि सरकार को एक बड़े आर्थिक संकट का एक अंदेशा लग रहा है कि आगे आने वक्त में इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है, तो हमें पहले से तमाम प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले लेने चाहिए सेफ्टी के तौर पर। जब प्रधानमंत्री सरीखे लोग जिनका 5-6 दशकों का एक्सपीरियंस है, गवर्नेंस का ही एक्सपीरियंस 40 साल से ऊपर का है, तो अगर वो ऐसी बातें कह रहे हैं तो अवश्य देश के लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें राजनीति नहीं करने की जरूरत है, दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। हमें सतर्कता से काम लेना होगा, हमें अपना संबल बनाए रखना पड़ेगा, हमने अपने मांग में कटौती करनी होगी। तो क्या हम ये माने कि इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही है इंटरनली? यस, यू कैन से दैट, you can say that, and I agree with your views. It's a internal democratic protective measure. तो इसमें विपक्ष के साथ की उम्मीद आप कितनी जता रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने तंज भी कसा है? देखिए, जो भी विपक्ष के लोग सूझबूझ वाले होंगे
वो इस वैश्विक स्थिति को भांप कर, ठीक है, जैसे पाकिस्तान युद्ध में हमारे साथ खड़े थे, इस इकोनॉमिक क्राइसिस में भी हमारे साथ खड़े हो रहेंगे। ये कोई हमारा क्रिएट किया हुआ नहीं है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, जिसके कारण ये चीज पैदा हुई है। ये वैश्विक संगठन, वैश्विक जी, वैश्विक मार है, वैश्विक जो हम सबके सामने है। दुश्मनी के कारण। बिल्कुल, एक वैश्विक मार है जो अब हम सबके सामने है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ये विश्व के लोग लड़ रहे थे, उसका ये परिणाम है। एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। चलिए इसी बात को जरा चंद्रमोहन शर्मा जी से ले लेते हैं। राहुल गांधी की बात की सरकार डर फैला रही है, चंद्रमोहन शर्मा जी, लेकिन ग्लोबल ऑयल क्राइसिस तो वास्तविक है, ये हम सबके सामने है। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है? क्या कांग्रेस इस संकट को हल्के में ले रही है कि ये कहा जा रहा है कि सरकार डर फैलाने का काम कर रही है? ओके साहब, क्या है क्या? चंद्रमोहन शर्मा जी। जी हेलो जी, चंद्रमोहन शर्मा जी बोलिए। सरकार भले ही हल्के में ले रही हो और लेती आई है, लेकिन कहीं पर भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी और विपक्ष के किसी भी नेता ने इस बात को हल्के में लिया। यही कारण तो था कि 8 और 9 मई को जो नेता विपक्ष राहुल गांधी अवगत करवा रहे थे और ये बातें कह रहे थे कि ऐसी वैश्विक आपदा आएगी और इस वापदा के अंदर ये चीज सामने आने वाली है, तो उसका तो मजाक उस समय प्रधानमंत्री और देश के सारे नेता उड़ा रहे थे, जो आज भी कर रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि भाजपा में आलोक वत्स जैसे नेता है ही कहाँ। अगर आलोक वत्स जैसे आदमी हैं और अच्छे हैं और दोनों तरह की बात करते हैं, तो फिर वैश्विक समस्या और वैश्विक समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन मंशा ही अगर अलग तरह की होगी तो फिर वो पोजीशन यहाँ पर वैसे ही बनेगी जो है। अब प्रश्न तो ये है कि 8 से 9 मई को नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं, आप मजाक उड़ाते हैं, इलेक्शन के काफिलों के अंदर गाड़ियां इलेक्शन चलती हैं, तो वो इलेक्शन भी तो ऑनलाइन हो सकते थे जी। उसके अंदर भी तो सभाएं ऑनलाइन हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? और उस समय इलेक्शन के अंदर जब कहा जा रहा था विपक्ष के नेता के थ्रू, तब भी सरकार ये कह रही थी कि आप पैनिक फैला रहे हैं। तो आज पैनिक मोनिका जी किसने फैलाया? क्या राहुल गांधी जी की कही बात ज्यादा जल्दी जाती है या मोदी जी की कही हुई बात सबसे ज्यादा जल्दी जाती है? और नरेंद्र मोदी जी की कही हुई बात उनके द्वारा संचालित हर मीडिया विभाग दिखाता और दिखा दिया। आज आप देखिए पेट्रोल के ऊपर क्या पोजीशन हो गई है। तो वो एक वैश्विक आपदा को आपने पैनिक फैलाकर देश के अंदर एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया जिसके ऊपर ये कहा जाना चाहिए कि आप 84 करोड़ का जहाज और 14 करोड़ रुपए की कार तो रखेंगे, लेकिन देश को कहोगे कि आप मेट्रो पे चलो और पैदल चलो, और आप अपनी अनगिनत काफिलों को ले जाकर 50 से 60 काफिलों का काफिला चलाएंगे, आप भी और मोहन भागवत भी, और देश को कहेंगे कि पेट्रोल की लग्जरी की कम कीमत है, कम इस्तेमाल करो। और उसी के बाद आप सोने के लिए कहोगे कि सोना खरीदोगे तो कांग्रेस चली जाएगी, कांग्रेस खरीद के ले जाए, उठा के ले जाएगी आपका मंगलसूत्र, और आप 1 साल बाद कहोगे कि सोना नहीं खरीदोगे। और आपके नेता मंगलवार के दिन तिलक लगाकर भगवा पहनकर तली हुई मच्छी और बिरयानी खाएंगे और देश की जनता को आप कहोगे कि तेल खाना कम करो। अरे साहिब, आप देश के राजा हैं, आप देश के चुने हुए वो व्यक्ति है जिसके नीचे 145 करोड़ जनमानस है, आपका दायित्व है। और अगर हमारे द्वारा पूछे गए, राहुल जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आप कह रहे थे कि पैनिक फैल रहा है, तो फिर उसका जवाब आपको तब भी देना चाहिए। और मैं अब भी कह रहा हूं कि अब भी सरकार को ये बताना चाहिए कि ऐसी क्या बात है, एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, चाहे सदन चालू करना पड़े 2 या 3 दिन के लिए, जो इन्होंने बंगाल इलेक्शन के लिए अपने फायदे के लिए किया था, वो आज इस वैश्विक आपदा के लिए करनी चाहिए और सर्वसम्मति बनानी चाहिए। क्योंकि ये आपदा वो नहीं है जिस आपदा के लिए आप कह के टल जाओगे, उसका असर हमारी आने वाली नस्लों पे पड़ेगा। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश में उपवास की बात करी थी मोनिका जी, तो वो 2 ड्रग्स रखते थे और उनके पास एक कार थी जो लोन थी और आखिर तक लोन पे रही। अगर एक आपदा आई और इंदिरा गांधी जी को आपदा के लिए देश की जनता से सहयोग मांगा, जिसका ताना बाना और ताना मोदी जी ने अपने उसमें कहा, तो पहले इंदिरा जी ने अपने गहने दिए, तो देश के प्रधानमंत्री क्या अपनी आने वाली जो यात्राएं विदेश की है, जो भी चंद दिनों बाद जा रही हैं, क्या कैंसिल करेंगे?
कल तो देश के प्रधानमंत्री देश को अंदर पेट्रोल की आपदा और वैश्विक आपदा की बात करते हैं और आज अपने काफिले को सर 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 करके घुमाते हैं गुजरात में। क्यों? क्योंकि आपको देश की जनता का अटूट विश्वास धर्म और मजहब की आड़ के अंदर मिला हुआ है। आपसे पेशेंट पूछने पर आपके ठीक है, आपका ये कहना है चंद्रमोहन शर्मा जी, ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी बात जहां तक हम समझे, आपका ये कहना है कि जो अपील देशवासियों से की गई है वो देशवासियों से अपील कर दी गई है, लेकिन सरकार अपने काफिले के लिए इतनी गाड़ियों का इस्तेमाल करती है और चाहे रैलियां हों, जनसभाएं हों, रोड शोज हों या फिर कोई अन्य कार्यक्रम हो, इन सब में भी तो तेल की खपत है, तो इसको क्यों नहीं कम किया जा रहा है? आलोक वत्स जी, बिल्कुल आप जवाब देंगे, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन पहले जितेंद्र वर्मा जी से भी बात कर लेते हैं, फिर आप दोनों के सवालों का सही तरीके से जवाब दीजिएगा। चंद्रमोहन शर्मा जी जो आरोप लगा रहे हैं जितेंद्र वर्मा जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उन आरोपों से और क्या वाकई में समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि एक बड़ा संकट है और जनता को इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है और सरकार की तरफ से जो अपील की गई है वो आप कितना एक्सेप्ट करते हुए अग्री करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के हित से पहले अपना हित देखती है। बंगाल के चुनाव में या 5 राज्य के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी को मंच से ये बात कहनी चाहिए थी। अब उस समय उनको जनता का समर्थन मांगना चाहिए था। चुनाव खत्म, देश पे संकट आ गया। ये वैश्विक संकट है। इससे पहले डॉलर की कीमत क्या थी, इस पर भी नजर डालने की आवश्यकता है। उससे पहले भी डॉलर 91, 92, 93 तक मैडम पहुंच गया था। वित्त मंत्री कौन है? जिनको वित्त विभाग की कोई भी नॉलेज नहीं। सोचिए आप, केवल इंग्लिश बोल लेने से वो अपने को योग्य वित्त मंत्री समझते। इंग्लिश एक भाषा है, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की जो बर्बादी का सच है वो हेर फेर करके शब्दों में रूपांतरित करके अलग अलग तरह से बता रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे तौर पर नहीं कहना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे कहने से बचना चाहते हैं कि देश बर्बादी के कगार पर आ गया है उनके स्वयं के नेतृत्व में। अब सोचिए आप, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सोना मत खरीदिए और ये भाषण देने के बाद 15 करोड़ की गाड़ी से रोड शो करते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया प्रचार में बर्बाद करते हैं। हमारी जनता से कहते हैं भाई सब्जी में तेल मत खाओ और उधर 10 लाख रुपए किलो का मशरूम खाया जाता है। रोज 10 लाख रुपए का सूट 5 बार बदला जाता है। 8400 करोड़ का विमान खरीद लिया जाता है और जनता से कहते हैं भैया विदेश मत जाओ और अपना 8400 करोड़ के विमान से पूरा दुनिया भ्रमण करेंगे और लाएंगे भारत के लिए कुछ नहीं। आज तक पूरी दुनिया का कोई पीएम और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी के बराबर पूरी दुनिया का भ्रमण नहीं किया होगा। और ये कुछ लाए नहीं, वो जरूर कुछ न कुछ ले गए। ट्रंप नमस्ते आए, बोले नमस्ते ट्रंप, हजारों करोड़ लुट गया। और मिला क्या? उल्टा वो यहाँ पर क्या नाम, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी ना मैडम, पहले व्यापार के लिए, बाद में उन्हीं लोगों ने हमारा देश कब्जा कर लिया। ये उसी तरह से हमारे देश के किसानों की खेती, उनकी जो भी उपज है, सब उनकी जो कमाई है सब छीन लेना, लूट लेना चाहते हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप पेट्रोल मत खरीदिए, पेट्रोल कम खरीदिए, और स्वयं सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जो मंत्री नेता लेके चल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पूरे देश के नेताओं के सिक्योरिटी पर खर्चा हो रहा है, हजारों करोड़ रुपया उनकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल बर्बाद हो रहा है। 20 जवान अपने बीएसपी के हटा दो, 30 जवान सीआरपीएफ के हटा दो, 40 जवान बीएसएफ के हटा दो, थोड़ी कम सुरक्षा लेके चलो। आप तो वैसे भी नॉन बायोलॉजिकल हो, विश्व गुरु हो, आप किस बात का खतरा है? आप तो सर्वव्यापी सर्वमान्य व्यक्ति हो। तो मैं तो ये चाहता हूं मैडम, देखिए ये गोलगप्पी बातें प्रधानमंत्री जी ना करें। जो उनके नेतृत्व में देश की हालत हुई है, जो उनके नेतृत्व में देश की स्थिति हुई, सोचिए मैडम। लेकिन अभी अब जब ये संकट आ खड़ा हुआ है जितेंद्र जी, जी नहीं, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ, आप ही से सवाल है मेरा ये। लेकिन अभी ये जो संकट आ खड़ा हुआ है,
आपने भी वही बातें कह रहे हैं आप जो चंद्रमोहन शर्मा कह रहे हैं, और इस बात का जवाब आलोक वत्स जी से लिया जाएगा। लेकिन अभी ये जो संकट आकर खड़ा हुआ है, क्या विपक्ष इसमें सरकार के साथ खड़ा है? क्या प्लानिंग की जाएगी आगे चलकर? विपक्ष का साथ सरकार को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, सरकार के साथ भी हम खड़े होते हैं जब देश के मुद्दों की बात आती है। पाकिस्तान का मुद्दा था, पूरा भारत देश 140 करोड़ का देश, ना कोई पॉलिटिकल भेदभाव, ना कोई वैचारिक मतभेद। हम एकजुट होकर पूरे देश के लोग एक साथ एक मंच पर एक विचार के साथ खड़े हुए और पाकिस्तान से लड़ा गया। हम कोरोना काल में भी मैडम एक साथ खड़े हुए, जिससे जो बन पाया, और चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई पत्रकार हो, कोई समाज सेवी हो, चाहे किसान हो, चाहे आम जनता, जिससे जो बन पाया हम लोगों ने लड़ा। लेकिन मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, आर्थिक नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार के पास दृढ़ विकास इच्छा शक्ति नहीं है, ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं। हमसे कह रहे हैं घर की मरम्मत मत कराओ, और भाजपा ने पूरे देश में 800 5 स्टार कार्यालय बनवा दिए। बीजेपी के कार्यालय, सोचिए आप, 800 कार्यालय 5 स्टार सुविधाओं से लैस। अरे यही सब पैसा बचाए होते भैया, इसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किए होते जिससे आज हमारा देश आर्थिक मंदी की दौर से नहीं गुजर रहा होता। इन लोगों ने पैसे की बर्बादी बहुत की। ठीक है, इसका जवाब आलोक जी से ले लेते हैं। देश को बर्बादी की कगार पर खड़ा। ठीक है, आलोक वत्स से जवाब ले लेते हैं। आलोक वत्स जी, भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल की खपत कम कीजिए, डीजल की खपत कम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम अपनाइए, लेकिन खुद अपना नहीं देखते हैं कि चुनावी रैलियों में, रोड शोज में कितनी काफिला गाड़ियों का निकलता है, क्या उसमें पेट्रोल डीजल की खपत नहीं होती? इलेक्शंस थे तो आप लोगों ने सब कुछ किया, अब इलेक्शंस खत्म हुए तो सीधे आप जनता से अपील करने के लिए आगे आए हैं कि अब जनता बोझ संभाले, हम अपील कर दे रहे हैं। ये तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं, जवाब दीजिए। आप ऑडिबल नहीं है आलोक वत्स जी, ऑडियो अनम्यूट कीजिए। देखिए मोनिका जी, देश को अगर हम आगे नहीं बढ़ाते, हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते, तो दोबारा तिबारा चौबारा 5वीं बार क्यों लोग हमको रिपीट करते? लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, और जनता के फैसला से ही हम जहां कहीं भी हैं वहां टिके हुए हैं। ये बात कहना बेईमानी होगा कि हमने कुछ नहीं किया, बल्कि ये कहना श्रेयकर होगा कि आज तक आजादी के बाद से अगर किसी सरकार ने काम किया है जो धरती पर स्पष्ट रूप से, पारदर्शिता से, सच्चाई से, बगैर घूसखोरी के दिखाई देता है, तो भारतीय जनता के पार्टी द्वारा किए गए कार्य हैं। चाहे वो रोड के मामले में हो, चाहे वो हाईवेज के मामले में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के मामले में हो, चाहे वो रेलवे के मामले में हो, हवाई जहाज के मामले में हो, या ट्रांसपोर्टेशन के मामले में हो। आज रोडों का महाजाल इतना सुगम है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं, आपको सिर्फ पेट्रोल या डीजल डलवाने की कवायद करनी होगी, नहीं तो आपका सफर सुहाना रहेगा जहां कहीं भी आप जाना चाहें। और यही कारण है कि देश की जनता जात पात से उबकर, धर्मवाद से ऊपर उठकर उस पार्टी के साथ खड़ी हो रही है जो विकास की बात करता है और विकास करता हुआ दिखाई देता है। आज वैश्विक संकट है, हम फिर भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं। हाँ, एक बात मैं मानता हूं जो चंद्रमोहन भाई ने भी कही है और सपा के प्रवक्ता ने भी कही है, अब नेताओं को अपने ऊपर निरंकुश लगाना होगा। अगर हमें घर से निकलने की कवायद नहीं करनी है, कम करनी है, तो उनको भी थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि हम निकलते हैं तो एक गाड़ी से निकलते हैं,
अगर राम निकलता है तो एक गाड़ी से निकलता है। लेकिन श्याम आलोक जी, ये निकलता तो है देखा एक गया ना, गाड़ी- बंगाल इलेक्शंस में भी हमने देखा किस तरीके से रोड शोज और काफिले एक के बाद एक निकले। ये तो देखा गया ना, इलेक्शंस में तो तमाम काफिले निकले, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही अपील कर दी गई। मोनिका जी, आई वॉज कंक्लूडिंग माई डिबेट, आपने बीच में ही टोक दिया। मेरा अनुरोध है कि कृपया मुझे कंप्लीट करने दें। मेरा ये कहना है, अभी मैंने कहा ना नेताओं को अपने ऊपर अंकुश लगानी होगी, उसमें मैंने बोला कि फलाने पार्टी के नेता है, मैंने सबके लिए बात कही। और जितना बड़ा नेता उतना बड़ा काफिला, तो पहले ये अपने ऊपर कंट्रोल करें और अभी ये चुनावी रैली वगैरह बंद करें। अगर कहीं चुनाव है तो सिर्फ टेलीविजन पर बोल के काम चला लें, तब तो समझेंगे कि हाँ ये लोग सच्चे देश के हितैषी हैं। अगर ये लोग रैली और काफिला निकालते रहे, अब जनता को कहे कि घर में बैठ के काम कर लो, वर्क फ्रॉम होम कर लो, सोना मत खरीदो, सब्जी में तेल मत खाओ, इसका मतलब ये दोहरी नीति है। हाँ, समय है, संकट है, दिखाई दे रहा है, ये संकट गहराता जाएगा, उससे सजग रहने की जरूरत है। ठीक है, तो हमें ये कवायद करनी चाहिए, हमें नहीं पूरे देश को मिलकर ये कवायद करनी चाहिए। ठीक है, पूरे देश को मिलकर कवायद करनी चाहिए। जितेंद्र जी फटाफट से अपना टेक दीजिए, फिर मैं ध्रुव गोयल के पास जाऊंगी। फटाफट से अपना टेक दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमको हर बार स्वीकार कर रही है जनता। जब घर का सबसे बड़ा लड़का जो होता है वो नकारा भी हो, फिर भी परिवार के लोग उसको स्वीकार करते ही। लेकिन अंततः एक ऐसा वक्त जरूर आता है कि उस लड़के को तिरस्कृत कर देते हैं परिवार के लोग। आज सारी कुर्बानी जनता ही क्यों दी? जो नेताओं की सुरक्षा, उनके काफिले, मिनिस्टर, सांसद के साथ बड़ी बड़ी संख्या में चलने वाले सुरक्षा अधिकारी, पर इसके लिए तो आलोक वर्मा जी सभी के लिए कह रहे हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी, वो भी कह रहे हैं कि हम सभी को मिलकर करना होगा। 10 सेकंड। हाँ। अच्छा, आप बात करिए, 6,720 करोड़ रुपया ये बीजेपी को चंदा आया है और 160 करोड़ कांग्रेस के पास है। तो सोचिए, ये रुपया लगा दें देश की अर्थव्यवस्था ठीक करने में। ये तो नॉन बायोलॉजिकल लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, कहते हैं हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। तो ये रुपया 6,720 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को इस वैश्विक मंदी के दौर में देश हित के लिए खर्च कर देना चाहिए और समाजवादी पार्टी भी दे देगी। आप 6,720 करोड़ रुपया रखो मेज पर, विपक्ष के पास जितना रुपया है सब निकाल के रख देंगे मेज पर। ठीक है, करो देशभक्ति और निकालो देश को मंदी के दौर से बाहर, हम साथ हैं। लेकिन नहीं निकलेगा इनका, ये हम खूब जानते हैं। ये पब्लिक की छाती पर ही मूंग दलेंगे। पब्लिक कोई नुकसान हो, कोरोना में हो, कृषि कानून में हो, हर कुर्बानी पब्लिक देगी, ये कुछ नहीं देंगे, बस ये चंदा लेंगे। ठीक है, हर वक्त यानी कि आम जनता पर बोझ, और ये जाहिर सी बात है आलोक वत्स जी, हर वक्त सिर्फ आम जनता ही झेलती है, आम जनता पर ही बोझ पड़ता है। आर्य चंद्रमोहन जी, आलोक वत्स जी, इन शॉर्ट ऑडिबल नहीं है आप आलोक जी? मैं पर्सनल अटैक कभी नहीं करता हूँ डिबेट में, मैं संगत बातें करता हूँ, पर इन्होंने पर्सनल अटैक किया है। तो मैं इनको बता दूं कि जो इनके नेता हैं, वंशवादी नेता, परिवारवादी नेता श्री अखिलेश यादव जी, उनके पास देश में सबसे महंगी गाड़ियों का पूरा भंडार है। इनके पास 2 मर्सिडीज है, उसके बाद और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसका पूरा काफिला है। 15 करोड़ की गाड़ी उसमें निकल आएगी तो मैं समाजवादी पार्टी छोड़ दूंगा। आप 15 करोड़ की गाड़ी, वो 15 करोड़ की पीएम मोदी की गाड़ी है। अरे शांत रहिए। 15 करोड़ की गाड़ी पीएम मोदी की है, गाड़ी मिलती है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं है, आपको 15 करोड़ की गाड़ी मिलेगी। लेकिन आपने अपने पर्सनल पैसे से
5-7 गाड़ियां खरीदी है जो करोड़ों करोड़ की हैं, और बात करते हैं दूसरे चलने के, इसमें अफसर को छेद अपना गाड़ियां हैं, उनकी कीमत इतनी नहीं है, उतनी नहीं है। कीमत आप गलत बता रहे हो। मर्सिडीज बिकाता है 2 लाख में, 2 लाख में मर्सिडीज मिलता है। 50 चाहिए 50 लाख में मर्सिडीज, 50 लाख में मर्सिडीज चाहिए सर आपको। नरेंद्र मोदी की माँ बर्तन मलती थी, मुलायम सिंह बर्तन मलते थे। नरेंद्र मोदी की माँ भाई 3 व्हीलर संघर्ष से आए हैं। इस दुनिया में कोई मुलायम सिंह यादव जैसा नेता नहीं हो सकता है। नेताजी तो साइकिल पर भी चले, नेता नहीं होता, नेताजी लुटेरा नहीं हो सकता। ये बोलिए, मजदूरी की, किसानी की, मैंने कहा अखिलेश यादव जैसा लुटेरा नहीं हो सकता है, इसलिए ये बात मत कीजिए। अरे लूट तो आप रहे देश को सर, लूट न रहे होते तो आज देश की स्थिति नहीं होती। 6,720 करोड़ रुपए का लूटा है आपने देश का, 800 कार्यालय बनवाए हैं बीजेपी के 5 स्टार सुविधाओं से ले। बीजेपी, ये तो पता है ना सर, अगर कार्य बनवाई है तो बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आप कहाँ हैं? सबसे बड़े हमारे मुकाबले आप वहाँ के मेढक हैं। हम 22 राज्यों में हैं, आप 1 राज्य में भी नहीं हैं। आप बात कर रहे हैं जनता घमंड जरूर तोड़ेगी। आप दिल्ली प्रसाद हैं, क्या बोल रहे हैं आप? 24 में आपका घमंड तोड़ा है जनता ने। ठीक है, लेकिन अब 29 का इंतजार कर लेते हैं, 27 और 29 को भी देख लेते हैं, पता चल जाएगा जनता किसकी बातों को सही से समझ रही है, किसकी बातों को सही से नहीं समझ पा रही है। मैं जरा ध्रुव गोयल के पास भी जाना चाहूंगी। ध्रुव गोयल जी, महासंग्राम छिड़ा जी, चंद्रमोहन जी प्लीज मैं आती हूँ, बस 1 मिनट आती हूँ, एक टेक उनसे लेके ध्रुव गोयल से। ध्रुव गोयल जी, संग्राम वाकई में छिड़ा हुआ है, तेल संकट, महंगाई, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, इसका अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अगर और बढ़ता है तो आपकी नजर में सबसे पहला जो असर है वो कहां देखने को मिलेगा? महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा, रुपए के तौर पर देखने को मिलेगा, या अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पर देखने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा? कहां पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर आएगा? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले असर मेरे हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतों पे आएगा, अगर मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है तो। हाँ। उसके बाद शेयर मार्केट, जब हमारी कंपनियां, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो सभी चीजों के प्राइस बढ़ेंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम होगी, तो अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट तो सभी चीजों पे आएगा धीरे धीरे। पेट्रोल डीजल से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, तो जब चीजें महंगी होंगी तो कंजम्पशन कम करेंगे लोग। मोदी जी उसी के लिए तो पहले से एडवाइस कर रहे हैं कि वो नौबती ना आए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मोदी जी गोल्ड खरीदने के लिए मना कर रहे हैं तो उससे लोगों के ऊपर बोझ कैसे पड़ेगा, जनता को उससे नुकसान क्या है? अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उससे तो उसकी सेविंग होगी। अगर किसी की इनकम अगर सेम रहती है और वो वर्क फ्रॉम होम उसी काम को कर रहा है तो सेविंग हो रही है, जनता पे बोझ कैसे है? मैं मतलब ये समझना चाह रहा हूँ। अगर कंपनी वर्क फ्रॉम होम कराती है तो उनकी कॉस्टिंग कम होती है, उनको रेंट कम देना है। अगर गोल्ड कम खरीदते हैं तो सेविंग बढ़ेगी। लेकिन अगर ये संकट गहराता है तो आम जनता पर ही तो महंगाई का बम फूटेगा, तो वो जनता पर ही तो बोझ आएगा ना सर। आप बताइए ना, जाहिर सी बात है, पेट्रोल के दाम आप बढ़ा देंगे तो जनता पर ही तो बोझ आएगा। क्यों नहीं आएगा? जनता ही तो बोझ सहेगी ना। आप अगर अभी बीच में पेट्रोल के प्राइसेस हाइक हुए, किसने बोझ सहा? जनता ने बोझ सहा। सिलेंडर आपका इतना महंगा होता जा रहा है, कौन बोझ सह रहा है? जनता बोझ सह रही है। ब्लैक में सिलेंडर अभी भी मिल रहा है, क्योंकि डायरेक्टली सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो ब्लैक के सिलेंडर इतने डबल कीमत पे कौन ले रहा है? मजबूरी है, घर में खाना पकाना है, गैस की जरूरत है, जनता पर बोझ आ रहा है। हर चीज पर घुमा फिरा कर जनता पर ही तो बोझ आता है। मैम ये बोझ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है अगर गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी ना दे। अब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उस बोझ को अपने ऊपर काफी हद तक वो अपने ऊपर ले रही है, क्योंकि वैश्विक मंदी, वैश्विक युद्ध का असर है, तो बोझ बहुत ज्यादा है जिसको गवर्नमेंट ने आधे से ज्यादा अपने ऊपर लिया हुआ है और आगे जनता को बहुत कम बोझ डाला गया है। अगर वो कंजम्पशन को कम नहीं करेंगे तो वो बोझ बहुत ज्यादा दिया गया ना कि ये सब कीजिए, नहीं तो आगे बोझ और बढ़ सकता है और जनता पर भी अंदेशा दिया गया है कि डायरेक्ट। तो आप बताइए ना, कमाइयां तो बढ़ नहीं रही हैं, बोझ बढ़े चले जा रहा है, सैलरीज तो इंक्रीज हो नहीं रही हैं।
अगर किसी का बिजनेस भी है तो वो भी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बोझ सबसे पहले आके बढ़ रहा है। तो एक आम आदमी जो सैंडविच बने जा रहा है, वो आम आदमी को सैंडविच से बाहर निकालेंगे या नहीं निकालेंगे स्थिति से? मैम ये तो बहुत टफ है। जब वैश्विक युद्ध होता है तो आम जनता ही परेशान होती है सबसे ज्यादा, और उसका असर हमें दिख रहा है। उस असर को कम करने के लिए कुछ प्रिकॉशनरी मीजर हैं, वो लेने हैं, तो वो अगर हम बिना डिबेट के लें तो ज्यादा बेटर है। नहीं, वो बिना डिबेट तो आएगा, तो ज्यादा बेटर है, पर कम डिबेट इस पर इसीलिए जरूरी है ना। आम जनता ये कहती है कि हम वोट दे रहे हैं, हम सरकार चुन रहे हैं, लेकिन फिर भी बोझ हम पर आ रहा है। हम पहले से टैक्स दे रहे हैं, अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में दे रहे हैं, लेकिन स्टिल कुछ भी होता है हम पर बोझ आ जाता है, हम परेशान होते हैं। तो ये सिर्फ सरकार की तरफ क्यों नहीं? हालांकि क्वेश्चन टेक्निकली हो सकता है कि बहुत लोग कहेंगे कि ठीक नहीं है, पर एक आम जनमानस के मन की बात है। हमेशा जनता पर ही आर्थिक संकट आता है, जबकि आप देखिए अगर किसी की सैलरी इस आर्थिक वॉर में, आर्थिक संकट में या किसी भी चीज में उसकी सैलरी तो इंक्रीज नहीं हो रही ना, लेकिन बोझ बढ़ रहा है। अब आम आदमी इसको कैसे वहन करेगा? मोनिका जी, सरकार क्या है? सरकार भी तो एक उनका एक पूल है ना, जो हम आम लोग टैक्स देते हैं, उसका जो फंड इकट्ठा होता है वो सरकार उसको यूज करती है। तो सरकार की जितनी कैपेसिटी है वो उतना यूज कर रही है उसको, फंड को, तो अल्टीमेटली तो बोझ आम जनता पर ही आएगा। उसको कम करने के लिए वो बोझ बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, उसके लिए ही उन्होंने तो जनता पर ये बोझ कैसे कम हो सकता है? चलिए आप कह रहे हैं अल्टीमेटली बोझ जनता पर ही आएगा, पर इस बोझ को कम करने की अगर बात की जाए तो जनता पर से बोझ कैसे कम होगा कि देशवासियों को इस संकट से ज्यादा ना जूझना पड़े, उनके ऊपर आर्थिक बोझ ना आए? मैम उसी के लिए मोदी जी ने बोला है कि आप फॉरेन ट्रिप कम कीजिए। गोल्ड हम अगर कम परचेज करते हैं और उस फंड को हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो ऑलमोस्ट सेम रिटर्न आती है हमारे पास। जो उसमें रिटर्न आती है गोल्ड में, अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें, म्यूचुअल फंड में सेम रिटर्न आती है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगेगा तो हमारी जो कंपनीज हैं वो उनके पास पैसा जाएगा, रोटेशन होगी तो कंपनी हमारी काम करेंगी। और गोल्ड में पैसा लगता है तो गोल्ड वो लॉकर में चला जाता है, वो अनप्रोडक्टिव एसेट बन जाती है। ठीक है, वो सारी जो फंड्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उससे कोई आम जनता में बोझ नहीं पड़ रहा है। कुछ ये ऐसे मीजर बताए गए जिससे मॉनेटरी लॉस नहीं है आम जनता का, लेकिन उससे देश को फायदा होने वाला है, क्योंकि वो पैसा रोटेशन में रहेगा। आप वैकेशन पे जाते हैं, इंडिया में जाएंगे तो इंडियन मार्केट में ही पैसा रहेगा, वहीं पे रोटेट होगा, कुछ रोजगार बढ़ेगा। और आप फॉरेन चले जाते हैं, फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व हमारे कम हो जाएंगे उससे। सेम गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड में इंपोर्ट करना होता है, वो इंपोर्ट करके लॉकर्स में जाता है। ये सभी लोग जानते हैं कि सब घर में लॉकर्स में जाता है, और उसको अगर वो हमें सेल करना होता है तो वो बेइज्जती मानी जाती है कि भी एक आम जनता के लिए कि अगर गोल्ड सेल हो रहा है तो वो कुछ संकट में है वो परिवार। ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी, ध्रुव गोयल ने जो बातें कही उनसे कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं? साथ ही ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत ऑयल डिपेंडेंसी कम करने में कहीं ना कहीं विफल रहा है? जो 85% हम आयात करने की बात करते हैं, तो ये डिपेंडेंसी वक्त के साथ हमारी कम होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी कम नहीं हुई है। ऑडिबल नहीं है आप, अनम्यूट कीजिए पहले चंद्रमोहन शर्मा जी। जी, हमारे जो ध्रुव गोयल आम जनता नहीं है। हाँ जी, हमारे ध्रुव गोयल जी आम जनता नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं पता कि आज की फैलाई हुई जो इस वैश्विक आपदा के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री ने आकस्मिक आके जो आज देश के अंदर ऐसा बात पैदा करा है, उसका असर उन पे कम और दूसरों पे ज्यादा पड़ेगा। जब मैं उदाहरण दे देता हूँ, साहब पूछता हूँ, जवाब दे दे मेरे को कि बर्बादी करे सरकार और बोझ उठाए जनता, ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी सरकार है? जब हमारे पास ONGC एक हमारे पास एक संस्था थी, वो संस्था के पास हमारे पास 2014 में 13,000 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व हुआ करता था। उस 13,000 कैश रिजर्व के अंदर कंपनी पे आज 78,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया, जिसके अंदर हमारे देश में 2014 में जब यूपीए सरकार मनमोहन जी की छोड़ के गई तो 78% तेल का उत्पादन हमारे देश करता था, जो 2014 के बाद बढ़कर ज्यादा होना चाहिए था। और 18 घंटे काम करने वाले मेरे देश के प्रधानमंत्री के कारण वो मात्र 13% रह गया मोनिका जी। और आप उसका प्रश्न राहुल गांधी पे पूछते हैं, और अगर राहुल गांधी प्रश्न पूछते हैं तो इनको माओवादी और टेररिस्ट लगते हैं। अरे इस आपदा का आने का जिस विषय पे आपने बोला है, आज मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बोला, जब आपको
पहले अवगत कराया जा रहा था इलेक्शन के दौर के अंदर विपक्ष आपसे, तो क्या आप उससे कन्नी नहीं काटे ठीक उसी तरह से कि अगर ये बात छिड़ेगी तो हमें इसका असर इलेक्शन में झेलना पड़ेगा और हम वो इलेक्शन हारेंगे। आपका मोटिव पूरी तरह से असम और बंगाल था, और उस असम और बंगाल के इलेक्शन के अंदर आपकी सरकार और आपके तंत्र ने पूरी तरह से देश का पैसा खर्च करा। आपको जीतने के लिए उसके अंदर हथकंडे बनाने पड़े। अब जीतने के बाद आपको उस इग्नोरेंस को छोड़कर आज आपको याद भी आ गई, और कल आप कहते हैं कि देश के अंदर ऐसी वैश्विक आपदा है कि आप सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम करो, विदेशी यात्रा कम करो, और आज ही आप ही के काफिले के अंदर, आप ही के जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो उन्हीं के काफिले के अंदर 50 से 60 गाड़ियां साएं करके जाती हैं। मोहन भागवत जी देश के अंदर है, कोई प्रोटोकॉल है उनका? अगर उनकी गाड़ियों में 40 से 35 गाड़ियां उनके साथ काफिले में घूमती है, क्या ये नहीं है कि इसके ऊपर रोक करी जाए? आपने देश के अंदर एक ऐसा माहौल खराब के पैदा कराया है आज, जिसका असर एक छोटी सी बिस्कुट, ब्रेड और तेल पर आ गया है। आज हर कंपनी ग्राम भी घटा रही है और ग्राम के साथ रेट भी बढ़ा रही है। आज देश के प्रधानमंत्री के कल के कहे हुए वक्तव्य को और आज के वक्तव्य को जोड़ लीजिए तो देश के अंदर इतनी बड़ी महंगाई की मार देश को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चर, ट्रेडर, एक्सपोर्टर्स सब इस चीज से इंगित होंगे। क्या चाइना ने इस आपदा से बनने के लिए अपने ऑयल सिस्टम को नहीं बढ़ाया? तो देश के प्रधानमंत्री तो 18-18 घंटे काम कर रहे थे, सोते भी नहीं थे, छुट्टी भी नहीं करते थे। तो फिर इसके बाद ये आपदा आने के बाद उनको देश की जनता के सामने क्यों आ गया कि ताली और डंडी बजाएं? क्या आप देश के, मतलब भाजपा का कहना तो मोनिका जी है कि हम करें तो माशाअल्लाह और दूसरा करे तो हाय तौबा। लेकिन आप जब सवाल उठा रहे हैं तो समाधान के तौर पर भी कुछ सामने रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? राहुल गांधी सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ निशाना साधा जा रहा है, या फिर चलिए आप बात भी कह रहे हैं कि इनके काफिले में इतनी गाड़ियां होती हैं, लेकिन समाधान के तौर पर भी आप कुछ रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? सिर्फ सवाल ही उठा रही है कांग्रेस। देखिए मोनिका जी, देश के अंदर जब कभी भी ऐसी कोई आपदा आई है, देश का हर नागरिक विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होता है, लेकिन सरकार को बड़े धैर्य के साथ सबको बुलाना चाहिए। आप 3 दिन का जो आपने सेशन इलेक्शन को यूज करने के लिए करा था, जो महिला एक बिल के नाम से, क्या वो आज आप 3 से 4 दिन का सेशन लगा के सारे लोगों से ओपिनियन नहीं ले सकते हैं? क्या एक कोर कमेटी नहीं बना सकते हैं? क्या आप सर्वदलीय बैठक नहीं कर सकते हैं? लेकिन सरकार कहीं उनके नेता की साख ना गिर जाए, उसके लिए जो 2.5 आदमी की सरकार है वो नहीं करेगी, और अगर सदन चलाएगी भी तो अपने ऊपर उठने वाले प्रश्नों के कारण सदन को खराब करेगी और आरोप विपक्ष पे लगाएगी, आरोप बायकॉट करता है। सदन चलेगा तो सरकार के ऊपर या देश के प्रधानमंत्री पे प्रश्न खड़े होंगे, क्या वो उठने नहीं चाहिए? उससे डरना किस बात का? ये पहले ही देश के प्रधानमंत्री होंगे जो 15 से 16 साल के शासनकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं कर पाए होंगे। क्यों? क्योंकि आप कंप्रोमाइज हो जाते हैं। आज आपको जब इस आपदा के बारे में वर्ल्ड इस चीज से इंगित था, तो लेकिन आपके द्वारा चलाए हुए मीडिया तो कह रहे थे कि पापा यूक्रेन का युद्ध भी रुकवा देते, तो फिर आज पापा देश के अंदर इस आपदा से बचाने का रास्ता खुद क्यों नहीं बता रहे? वो ये क्यों कह रहे हैं कि फिर डंडी और झंडी लो और बजाओ, शायद उससे ठीक हो जाएगा, ठीक जैसे कोरोना में किया था। कोरोना के अंदर भी आपने हमको हमारे हाल पे छोड़ दिया, हमने अपने आप गुजारा करा। सैकड़ों श्रमिक जो सड़क के ऊपर से चलना शुरू हुए थे, वो बेचारे पैदल चलते चलते आ गए। याद है आपको कि एक जगह वो रात को थके हुए सोए रह गए, उनके ऊपर से गाड़ी गुजर गई। आप तो मौतों के आंकड़े को छुपा देते हैं। आपने कुंभ में करा, आपने दिल्ली के रजिस्ट्रेशन पे करे हुए कांड के आंकड़े यानी को कि छुपा दिया। सदन की मांग हो रही है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए और उस पर चर्चा हो, इस पूरे संकट से कैसे उभरना है इसको लेकर चर्चा हो, जो आप कह रहे हैं, और बड़ी बात कह रहे हैं, इस पर सरकार को विचार करना होगा। आलोक वत्स जी से भी जवाब लिया जाएगा, पर पहले जितेंद्र वर्मा जी के पास रुक करते हुए, जितेंद्र वर्मा जी, क्या आपकी भी यही मांग है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए या फिर सदन का विशेष सत्र बुलाया जाए? और जब यूपी जैसे बड़े राज्य की हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ खेती आदि भी बहुत होती है, किसान है, सब कुछ है, तो क्या आपको लगता है यूपी जैसे बड़े सूबे पर इस अपील के बाद एक बड़ा बोझ पड़ेगा? देखिए, सरकार ने अपनी असफलता स्वीकार की है, दूसरे शब्दों में, लेकिन जो समय है इसमें सरकार को सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना चाहिए
और वैसे तो विपक्ष की बात नहीं मानते हैं, कोई राय शुमारी विपक्ष देता है उसको ये लोग कभी नहीं मानते, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करेंगे सरकार से कि वो बुलाए सभी पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर नेताओं को, सांसदों को, और बैठकर विचार विमर्श करे कि इस संकट के दौर में देश को बचाने के लिए, देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए, और देश हमारा कैसे आगे बढ़े और बचे, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ये डिबेट का विषय नहीं है कि डिबेट में अचानक से कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता इसका सॉल्यूशन दे देगा। ये बहुत मंथन का विषय है, बहुत विचार करके और इस पर कोई निर्णय पक्ष और विपक्ष सभी मिलकर देश हित में एक साथ लेंगे। इसके लिए एक डिबेट होनी चाहिए सभी नेताओं की। ठीक है, आपकी भी यही मांग है कि विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और सबको मिलकर इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर कैसे संकट से उभरा जा सकता है। और जाहिर सी बात है ये जरूरी भी है, क्योंकि सब मिलकर एकजुट होकर विचार करेंगे, रास्ते निकालेंगे, समाधान की तरफ जाएंगे, तो शायद जनता पर जो बोझ आगे जाकर बढ़ने वाला है उस बोझ को कम किया जा सके। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीधी बात में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।